जय हिंद। देखिए दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने ध्वनि की एक बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ा और दोस्तों उससे बनने वाले हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो रेलवे के विभिन्न एग्जामों द्वारा पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में हम उससे अगले के क्वेश्चन हल करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं 2018 से और लेकर 19 तक और 16 में। तो उन सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो हमारे क्वेश्चन बाकी रह गए थे, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो जरूर देख लें आप। हमने पार्ट 1 में ध्वनि की बेसिक जानकारी मतलब ध्वनि क्या होती है, मतलब उसका पूरा जैसे बताएं दोस्तों क्या क्या बताया कि मतलब ध्वनि होती क्या है, ध्वनि तरंग क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तरंगों का उपयोग क्या होता है, ध्वनि की दोस्तों क्या विशेषताएं होती हैं, ध्वनि की तीव्रता के बारे में पढ़ा, प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ा और मैक संख्या क्या होती है, पराध्वनिक चाल क्या होती है, डॉपलर प्रभाव के बारे में पढ़ा, ध्वनि का विवर्तन पढ़ा और उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो पढ़ा हमने कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है। इससे हमारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे गए थे। तो आज के हमारा फर्स्ट वीडियो को पार्ट 2, आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले आप उस वीडियो को देखें तभी इसको लगाएं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, वो आपको स्वयं हल करने हैं, मैं आपको केवल उनका आंसर बता दूंगा। तो ध्वनि दोस्तों जैसे आप यहाँ पर इसमें डिस्टर्ब ना हो कि ध्वनि मतलब इस दोनों प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, ध्वनि ध्वनि। बाकी ये वाला कुछ ज़्यादा सही, इसमें छोटी पाई की पाई लगी है, आधा धा हुआ ना पे छोटी की मात्रा ध्वनि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साउंड। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन देखने से पहले जो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में पूछ जाएंगे उसको आप बता दूं कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है। ध्यान से सुने कि माध्यम और ध्वनि की चाल दोस्तों हमेशा किस में होती है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो मैं मीटर प्रति सेकंड बार बार नहीं बोलूँगा, किस माध्यम में कितनी चाल है 25 डिग्री सेल्सियस पर मैं आपको ये बताऊँगा। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन, इसमें होती है 1284। फिर हीलियम, हीलियम में होती है 965। वायु इसमें होती है 346। ऑक्सीजन इसमें होती है 316। सल्फर डाइऑक्साइड में होती है 213। समुद्री जल में होती है 1531। आशुद्ध जल में होती है 1498। एथेनॉल में होती है 1207। मैथेनॉल में होती है 1103। एल्यूमिनियम में होती है 6420। निकेल में होती है 6040। स्टील में होती है 5960। लोहा में होती है 5950। पीतल में होती है 4700 और कांच में होती है 3980। आप इन सभी वैल्यू के आगे क्या लगाएंगे, मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर करेंगे अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे इससे संबंधित। बाकी इस वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको कराऊंगा भी हेल्प सब। तो इस टेबल को जो बताया मैंने आपको, इसको आप ध्यान से मतलब देखें वरना नोट कर लें किसी कॉपी पे। अब इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो जो आगे क्वेश्चन है उनको हम हल करते हैं। बाकी फर्स्ट वीडियो देख लें, उसमें ध्वनि की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तब आप अच्छे से क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहली वीडियो में 40 क्वेश्चन हल कर लिए थे और ये क्वेश्चन आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके जो मतलब आप रेलवे का एग्जाम कभी भी दें तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी 2024-25 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हम 40 से, क्योंकि हमने वैसे 40 क्वेश्चन कर लिए थे लेकिन फिर भी देखते हैं 39 से। इसमें दिया है एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर सेकंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 2 मीटर। 40वां क्वेश्चन है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, कितनी होगी, 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है। दोस्तों ये सर्दियों की तुलना में गर्मियों में देखो होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सर्दियों में दोस्तों मतलब कभी कभी बहुत सारा कोहरा आ जाता है या पाला वगैरह पड़ता है, तो उससे क्या है मतलब ध्वनि जब गति करती है तो उसको थोड़ी उसकी गति स्लो हो जाती है मतलब कोहरे की वजह से। तो भाई इसका एक माध्यम है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो कौन करता है, माध्यम की प्रकृति करती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया कितनी होती है, वो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। और ध्यान रखें सब में दोस्तों मीटर प्रति सेकंड वैल्यू लगेगी आगे, किसी में किलोग्राम या किलोमीटर नहीं आएगा। तो समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है, तो समुद्र की गहराई दोस्तों क्या हो जाएगी, 1500 मीटर मतलब 1500 मीटर। ऑप्शन डी हमारा सी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का मतलब वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पराध्वनिक।
दोस्तों मैं बताऊँ कि पराध्वनिक होता क्या है, आप अच्छे से ध्यान भी देख लें एक बार कि पराध्वनिक क्या होता है। मतलब ध्वनि की पराध्वनिक चाल से बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। क्या होती है, तो किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर इसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। अर्थात ऐसी दिशा में, मतलब ऐसी दिशा में गतिमान वस्तु के लिए मैक संख्या एक से अधिक हो की ध्यान रखें आप। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल ध्वनि से कम अर्थात इसकी मैक संख्या एक से कम हो तो ऐसी चाल आधुनिक चाल कहलाती है। यदि किसी वस्तु की चाल 5 से अधिक मैक संख्या वाली हो तो इसे पराधुनिक चाल भी कहते हैं। ध्यान रखें इसके लिए, ठीक है। ये मतलब कुछ पराधुनिक चाल के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैंने बता दिए आपको। बाकी हमारे इसमें 45 का अपने क्वेश्चन देख लीजिए। इसका हमारा क्या था, 45 देखो ऑप्शन ए पराधुनिक, जैसे क्या बोलते हैं सुपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं 46 में। इसमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया है कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल गलत, क्योंकि दोस्तों किलोमीटर तो होगा ही नहीं। वैसे होती दोस्तों भाई 965 मीटर ही है, लेकिन क्या होती है 965 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है, सही हो जाएगा ये। तो जिसमें दिया है कि ना तो ए सही है और ना ही बी, केवल बी सत्य है, केवल ए सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं, तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे। इसमें बी वाला सही है हमारा कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात बी पे दिया है बी केवल, मतलब केवल बी सत्य हो, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी दोस्तों रेलवे आपकी ग्रुप डी की, एएलपी एंड टेक्नीशियन की, आरआरबी जेई की, एनटीपीसी की, सभी की भर्ती दोस्तों आई हुई हैं। तो आपने सभी का फॉर्म भरा होगा, तो अच्छे से इसको पढ़ें। बाकी आपको जो सब्जेक्ट है उनको ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे करते रहें। आपके सभी एग्जाम 2024-25 में आने वाले हैं रेलवे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि गति बढ़ जाती है, तो क्या तापमान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। 48वां क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य असत्य हैं। दोस्तों मैंने अभी इससे पहले आपको पूरी टेबल बताई थी कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होती है, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए देखते हैं। पहला दिया कि जल, मतलब समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। बी पे दिया है हवा में ध्वनि की चाल 340 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें क्या आएगा दोस्तों, किलोमीटर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें किलोमीटर आ गया इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी हमारा सही था, मीटर प्रति सेकंड हो तो सही रहता, लेकिन किलोमीटर किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है ए और बी दोनों सत्य हैं, गलत हो जाएगा। ना तो ए सही है और ना ही बी, ये भी गलत हो जाएगा। केवल ए सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। केवल बी सत्य, बी तो वैसे ही गलत है, तो इसमें केवल ए सत्य हो जाएगा हमारे कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं। ए पे दिया है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल मतलब आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों ये हमारे क्या दोनों ही क्वेश्चन, मतलब दोनों ही सत्य हो जाएंगे हमारे जो कथन दिए हैं इसमें। तो किस में दिया है, देखिए दोस्तों इसमें सी वाले पे दिया है कि ए और बी दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है 2018 में, और इस बार ग्रुप डी मतलब 2024-25 में काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। तो अपना फॉर्म भरते हैं और अच्छे से तैयारी करें। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दें, आपको उस टॉपिक वीडियो मिल जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। इसमें दिया है विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस। भाई दोस्तों इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, ये मतलब ध्वनि में, मतलब ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको ध्यान रखें। आप खुद देखें कितने क्वेश्चन पूछेगा। बाकी दोस्तों बाकायदा लिखा हुआ है पर कि आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी चाल होती है वो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पहला दिया है ए और बी दोनों सत्य हैं, गलत हो जाएगा। ना ए और ना बी सत्य है, गलत हो जाएगा। केवल बी ही सत्य है, केवल ए ही सत्य है। तो दोस्तों केवल हमारा इसमें बी ही सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अर्थात 50 वाले का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निकल में ध्वनि गति 640 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो सी वाला सही हो जाएगा, केवल बी ही सत्य है। 51वां क्वेश्चन इसमें हमारा। देखिए दोस्तों आप ये ना कि 51 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिए थे फर्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप पहले देख लें।
देखते हैं कि निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? पीतल में, इस्पात में, एल्यूमिनियम में, लोहा में। तो दोस्तों देखो पीतल है, पीतल में कितना होता है हमारा 4700। इस्पात में दोस्तों हमारा कितना होता है, मतलब स्टील में 5960। एल्यूमिनियम में कितना होता है हमारा 6420। और लोहा में कितना होता है हमारा, ये होता है 5950। तो सबसे अधिक किस में बैठ रहा है, एल्यूमिनियम में। तो ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा एल्यूमिनियम में। अगर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अनुसार 25 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक वेग ध्वनि का एल्यूमिनियम में होगा। ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? दिया कि स्टील में ध्वनि गति कितनी होती है, 5960 मीटर प्रति सेकंड, सही है। निकल में ध्वनि गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है, किसमें, निकल में 6040 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये दोनों हमारे मतलब कथन सही दिए हैं। देखते हैं केवल बी सत्य है, गलत हो जाएगा। ना तो ए और ना ही बी सत्य, ये भी गलत हो जाएगा। सी पे दिया है ए और बी दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन हमारे सत्य हैं। 53वां क्वेश्चन है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है? स्टील में, एल्यूमिनियम में, निकल में, आयरन में। तो किसमें होती है दोस्तों, एल्यूमिनियम में, क्योंकि अभी हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन ऊपर देखा था 51 वाला। तो एल्यूमिनियम इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें सब में से किसमें ज़्यादा होती है, तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति। और दोस्तों आप ध्यान रखें, वैसे भी जो सबसे अधिक गति होती है वो एल्यूमिनियम में होती है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे अधिक किसमें होती है, तो एल्यूमिनियम में कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54वां। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? पानी में, केरोसिन तेल में, स्टील में, वायु में। देखिए दोस्तों वैसे सबसे अधिक किसमें होती है, एल्यूमिनियम में। लेकिन इसमें जो कथन दिए हैं मतलब ऑप्शन, इसके अनुसार कितनी हो जाएगी, स्टील में। और स्टील में हमारी कितनी होती है, तो ध्यान रखें 5960 मीटर प्रति सेकंड। तो 54 वाले का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? पानी में, वायु में, कांच में, लोहा में। तो किस में करती है, लोहा में। देखिए दोस्तों आप पानी में मतलब कभी आप कूदेंगे तो आवाज़ इतनी नहीं आएगी, वायु में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं आती है, और कांच में तो मतलब वो टूट जाता है तो आवाज़ नहीं आती है। लेकिन आप अगर किसी लोहे की छड़ को किसी लोहे की छड़ से ही दोबारा मारते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे हमारे स्कूल में घंटी वगैरह बजती है तो मतलब हमारे सारे सभी क्लासों में क्या आवाज़ पहुँच जाती है, तो वो किसकी, लोहे की तो होती है। तो बस 95 का हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। 56 में दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन से कथन सही या गलत हैं? पहला दिया है कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, किसमें, समुद्री जल में, सही हो जाएगा हमारा। और जिसमें देखो दोस्तों दूसरे में क्या दिया है, किलोमीटर, जहाँ पर आपको किलोमीटर मिल जाए उसको आप गलत कर देंगे हमेशा। तो बस बी वाला हमारा गलत है, तो इसमें केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें दिया है केवल ए ही सत्य है, तो ए हमारा सही हो जाएगा, ए वाला। 57वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो वो किस में होगा, जल में, इस्पात में, कांच में, वायु में। तो किस में होगा दोस्तों, वायु में होगा, ठीक है। किस में होगा, वायु में। सबसे अधिक ध्वनि का जो वेग होगा वो वायु में होगा, मतलब ऑप्शन के अनुसार। 58वां क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है? तो किस में होता है दोस्तों, ठोस में होता है। देखिए दोस्तों 4 बार मतलब 3 बार ग्रुप डी में और 1 बार आरआरबी जेई में 2018 से लेकर 19 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना आपके लिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों मैथ्स रीजनिंग सभी कर लेते हैं, लेकिन जो साइंस होता है और जी के लिए होता है, इससे क्या है हमारे अच्छी खासी मतलब हमारी नंबर बढ़ जाते हैं रैंक के अनुसार। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। तो 58 का हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठोस वाला। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही या गलत हैं? पहला दिया कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, 316 मीटर प्रति सेकंड, किसमें, ऑक्सीजन में। तो सही हो जाएगा। फिर दिया कि आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ए बी सी हो जाएगा। तो ए पे दिया है कि ए और बी दोनों सत्य हैं, तो ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ताप, दाब, प्रत्यास्थता दोस्तों सभी पे करती है, ठीक है। मतलब ध्वनि की चाल ताप हो चाहे दाब हो, इन सभी पे निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61वां, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4000 हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? तो वो होगा 2.0 सेकंड, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसके तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो कितनी होगी, 200 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग या आवृत्ति। तो क्या दर्शाता है, तरंग वेग।
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? आयाम, टोन, स्वर या तान, पिच या तरंग दैर्ध्य। तो क्या कहा जाता है? टोन, स्वर या तान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तरंग का वेग, दोलन, आवृत्ति या आयाम। तो क्या कर रहा है दोस्तों? आयाम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर या लय पर। तो किस पे करता है? आवृत्ति पर, मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी होती है शायद इंग्लिश में। और दोस्तों इसमें दिया है आयाम। आयाम क्या होता है? हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये सभी आपके लिए, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि तरंग का वेग क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है। तो इसको आपने अगर नहीं देखा हो तो पहली वाली वीडियो देख लें। बाकी जो आवृत्ति होती है इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो 66वां क्वेश्चन देख लिया हमने, इसका हो गया हमारा ऑप्शन सी आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। तो क्या करती है? ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन या ध्वनि का दोस्तों इसमें दिया है संगीत। तो क्या करें? ध्वनि का संवेदन, मतलब हम ध्वनि को महसूस करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के माध्यम, मतलब थोड़ी दोस्तों, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संपीड़न। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69वां, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? वो कितनी? 17 मीटर। देखिए दोस्तों, प्रतिध्वनि के बारे में आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको ध्यान रखें कि प्रतिध्वनि होती कैसे बोलते हैं इको इंग्लिश में। तो क्या होती है दोस्तों? जब मूल ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी ठोस सतह से टकराकर परावर्तित होकर वापस सुनाई पड़ती है तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी 16.6 मीटर अर्थात 17 मीटर होनी चाहिए लगभग। मनुष्य के कानों में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक महसूस किया जा सकता है अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। बाकी आप ध्यान रखें कि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच कम से कम लगभग 17 मीटर कई मतलब दूरी होनी चाहिए। और बाकी अगर मीटर में करें तो मतलब 16.6 मीटर और लगभग 17 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखें इसके लिए आप। तो बाकी हमारा इसमें हो जाएगा तो 69 क्वेश्चन का आंसर 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है 70वां, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 71वां, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 340 मीटर सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? तो मतलब कितनी पर होगा? 519 मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन हमारा, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है डैश होता है। तो क्या होता है दोस्तों? प्रतिध्वनि होती है। इसे क्या बोलते हैं? इको इंग्लिश में। मैंने आपको पहले बता दिया प्रतिध्वनि के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की, मतलब ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो किससे? वो फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को ढका जाता है तो किससे दोस्तों? फाइबर बोर्ड से। ठीक है, देख लिया हमने अभी ये। दोस्तों 74वां क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है तो किसके द्वारा? परावर्तन द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया था। दोस्तों 2024 वाला एएलपी का सीबीटी 1 एग्जाम हो गया, सीबीटी 2 उसका भी रह गया है। तो सीबीटी 1 की कट ऑफ शायद दोस्तों कम जाए, तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करें अच्छे से। चलिए अगले बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। बाकी हमने ये 74वां देख लिया, इसका आंसर क्या था हमारा? अब परावर्तन बी वाला ऑप्शन सही था। 75वां क्वेश्चन है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितनी देर तक कायम रह सकती है? हमने क्या पढ़ा दोस्तों अभी? 1/10 सेकंड, तो अर्थात 0.10 सेकंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मतलब मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर मतलब एक से ज़्यादा बार कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी मैंने आपको जैसे 23, 24, 21 और 20 वाले क्वेश्चन नहीं कराए, केवल 16 से लेकर जो 19 तक पूछे गए हैं वही आपको हल करा रहा हूँ मैं। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? ध्वनि गति कितनी होगी इसमें? 340 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 692 मीटर।
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 692 मीटर। 78वां क्वेश्चन है, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, क्या कहते हैं उसे? प्रतिध्वनि। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मतलब जब हम कहीं पर बोलते हैं और हमें वही मतलब सुनाई दोबारा किसी चीज़ से टकरा कर सुनाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। 79वां क्वेश्चन देखते हैं, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, तो वो क्या है दोस्तों? हमारा संस्वरण द्विभुज या ट्यूनिंग फॉर्क जिसे बोलते हैं, संस्वरण द्विभुज या ट्यूनिंग फॉर्क। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 80वां क्वेश्चन दिया है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? देखो दोस्तों, लगभग तो हमारा 17 मीटर था, लेकिन इसमें दिया है कि 17.2 मीटर, तो जो उसके आसपास होगा उसी को हम लगाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा 17.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 81वां है, इको कार्डियोग्राफी, मतलब सॉरी दोस्तों गलत हो जाए, इको कार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट से, जमीन इफेक्ट से? तो दोस्तों इसको ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा एक बार, बाकी मैंने आपको पहली वाली वीडियो में पूरा बता दिया है, फिर भी दोबारा देख लें कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है, मतलब डॉपलर इफेक्ट। तो दोस्तों इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये क्या होता है? मतलब गतिमान ध्वनिक स्रोत जब किसी श्रोता की ओर आ रहा होता है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती हुई या घटती हुई सी प्रतीत होती है, यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत और श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होता है, ध्यान रखें। दूसरे रूप में मतलब कह सकते हैं कि ध्वनि स्रोत एवं श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण श्रोता द्वारा ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन महसूस किया जाना डॉपलर प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर प्रभाव। तो ध्यान रखें, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट से। क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा सोनार के बारे में, मेनली दोस्तों ये 9th में है सोनार वाला, ध्यान रखें। तो सोनार दोस्तों क्या होता है हमारा, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम? साउंड नेविगेशन एंड ट्रेजिंग। तो देखते हैं इसमें दिया कि सोनार का पूरा नाम क्या है। ग्रुप डी में क्वेश्चन और एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले दिया कि साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, गलत हो जाएगा। साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, गलत हो जाएगा। सी पे दिया कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा सोनार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से, मतलब इसमें होगा दोस्तों किसे, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो किसे? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। ध्यान रखें दोस्तों, सोनार का उपयोग होता है जो मेनली जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उनकी दिशा, दूरी और गति ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका सोनार का। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 83 वाले क्वेश्चन का। 84वां क्वेश्चन में रडार शब्द किससे संबंधित है, मतलब शब्द रडार किससे व्युत्पन्न, मतलब इसकी फुल फॉर्म दोस्तों मेनली क्या होती है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो रडार होता है उसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। मतलब सोनार में दोस्तों एक उपकरण होता है इसे बोलते हैं ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। इसका काम क्या होता है, मतलब इससे पानी के नीचे मौजूद जो वस्तुएं होती हैं उनकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है। तो वो क्या होता है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के साथ सोनार में। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे 86वां, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, सोनार। और दोस्तों सोनार का पूरा नाम मैंने क्या बताया आपको, ऊपर का कमेंट करने एक बार, इसका मैंने आपको भी पूरा नाम बताया, क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब 2009, 2002, 2008 में पूछे गए हैं, सभी मतलब रेलवे के एग्जाम में, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि वो उनसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है। तो पहला इसमें देखते हैं कि 87वां क्वेश्चन दिया कि पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, किसी के द्वारा नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कुत्तों द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिए, जो मनुष्य मतलब जो इंसान होते हैं, हम केवल दोस्तों श्रव्य तरंगों को ही सुन सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो मनुष्य होता है वो केवल श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, उससे हम श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? ऑडिबल वेव्स, जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2009 में, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको अगले में हल करवाऊंगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो किस में दोस्तों? डेसिबल में होता है। ऑप्शन ए हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन 2005, 7 और 2000 में पूछा गया है। तो ध्वनि का शोरगुल का मापन किस में होता है? तो डेसिबल में। ऑप्शन ए हमारा सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे हैं तो ये कैसी हैं दोस्तों? लंबवत होती हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसे होती है? लंबवत। तो ऑप्शन ए हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैंने आपको पहले बताया कि मैक संख्या क्या होती है, पहले वाले मतलब वीडियो में, तो उसको देख लें। तो दोस्तों जब ध्वनि मतलब जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को हम कहते हैं ध्वनिक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 बाय, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो किस में करती है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। देखिए दोस्तों, बेसिकली अनुदैर्घ्य तरंगें होती क्या है, मतलब जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं इनमें तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश माध्यम कण कंपन करते हैं, ही तरंग संचरण होता है। जैसे ध्वनि तरंग का वायु में संचरण, अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यम जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? तो भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, वायु में ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा 105वां क्वेश्चन दिया है इसमें, क्योंकि हमने देख लिया 104वां क्वेश्चन, इसका आंसर था बी, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले भी जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने कई बार बताया था और कई बार पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन 8 बार पूछा गया है। 2009 में, 2003 में, 2005 में, 2005 में, 2006 में, 2004 में, 2008 में, 2007 में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इतनी बार अगर किसी परीक्षा में पूछा गया तो समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इस ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है दोस्तों? वो होता है ठोस में। ठीक है, मतलब ठोस चाहे कोई धातु उसी में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सबसे दोस्तों अधिक किस में होता है? ठोस में, फिर द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में, और बिल्कुल होता ही नहीं है वो कहता हूँ निर्वात में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस धातु में। अगला क्वेश्चन है, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं तो किसके द्वारा? ध्वनि की तीव्रता से। तो ऑप्शन बी हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो किससे करती है? 1100 फीट प्रति सेकंड। ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? देख लिया हमने, 1100 फीट प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है, लौट जाती है? तो क्या दोस्तों? लौट जाती है। ध्वनि तरंग जैसे दोस्तों हम, आप किसी कमरे में खड़े हैं बंद कर में, आप उसमें बोलेंगे तो आपको वही आवाज़ दीवार से टकरा कर दोबारा वापस ना दे, उसे क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। तो वही होती है जो ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती है दोस्तों? मतलब लौट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं दोस्तों? ऊर्जा ले जाती हैं। ठीक है, एक प्रकार की। और कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, मतलब यांत्रिक तरंग के रूप में होती हैं ये। तो यांत्रिक मतलब दोस्तों ऊर्जा अपने साथ ले जाती हैं, इसका ध्यान रखें। बाकी ध्वनि तरंगें होती हैं यांत्रिक तरंगें, ध्यान रखें इस बात का भी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो किस पे दोस्तों करता है? तरंग दैर्घ्य पर। 125वां क्वेश्चन, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता तो किसका? दाब का। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मतलब आपने ट्रेन में यात्रा की ही होगी, तो जैसे देखते हैं कि जब स्टेशन ट्रेन आती है तो भी हॉर्न देती है, जब चली जाती है तो कई बार हॉर्न देती है और उसका हॉर्न हमें बहुत देर तक सुनाई पड़ता है। तो वह किसके वजह से? डॉपलर प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? मतलब रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी, उसकी मतलब जो गति होती है ध्वनि की, ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। देखिए दोस्तों, डॉपलर प्रभाव से 4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखें। बाकी मैंने डॉपलर प्रभाव मतलब कब, मतलब किसी व्यक्ति ने दिया था, उसका नाम कहता है, आपको फर्स्ट वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो किससे? ध्वनि से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है तो किस पे? डॉपलर प्रभाव पे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वैसे बिग बैंग थ्योरी बेसिकली हम किस में पढ़ते हैं? भूगोल में। अगला क्वेश्चन है 30वां, कॉस्टिंग मतलब ढालने की प्रक्रिया जो होती है, तो कॉस्टिंग प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं किसके द्वारा? तो अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। लगभग हमने दोस्तों दोनों वीडियो में 120 सवाल को हल किया जो ध्वनि चैप्टर, केवल ध्वनि चैप्टर से पूछे गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन और रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही पहले पूछे थे, मतलब जब 1900 का समय था, 1995, 1996, इसलिए मैंने आपको वो नहीं करवाया। बाकी फिर भी दोस्तों वो भी क्वेश्चन जरूर थे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत जरूरी मैंने आपको करवाए फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में।
तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर दोस्तों आपको मतलब आपने ये इन क्वेश्चनों का आंसर ना पता हो तो प्लीज़ आप किसी की मतलब किताब को लें जो आपके पास हो, और उसको पहले ध्वनि चैप्टर पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आप हर क्वेश्चन हल कर पाएंगे, यकीन माने इस बात का। और बाकी आप वैसे भी हल कर लेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा है तो उसको अच्छे से नोट कर लें, सुन लें और एक बार पढ़ लें, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा तो हम अच्छे से लगा लेंगे। दोस्तों आज हमारा ध्वनि के बारे में सब कुछ समाप्त होता है कि ध्वनि क्या होती है, इसके बारे में सब कुछ हमने जानकारी को पढ़ा और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वो भी लगा लिए। देखिए दोस्तों, जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम और उससे संबंधित क्वेश्चन हल कर लें तभी हमारा टॉपिक पूरा पक्का हो जाता है वो। तो आज की वीडियो हमारा यही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो कमेंट करें, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम दें। आपने जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है उसी के अनुसार तैयारी करें उसकी। और दोस्तों आपके सभी रेलवे के एग्ज़ाम 2025 में मतलब कंप्लीट हो जाएंगे और रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। बाकी दोस्तों मैं अपने चैनल पे इसी प्रकार वीडियो डालता रहूँगा, आप कमेंट ना करेंगे तब भी। बाकी देखते हैं अगले वीडियो में हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके अनुसार टॉपिक मिल जाएगा, वरना अपनी इच्छा से ही कोई टॉपिक डालूंगा मैं, लेकिन वो होगा रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित। और फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।